मेरी अपनी सबकी है ये, मेरी अपनी सबकी है ये, आज ही नहीं कल की है ये, अपने हक अधिकार दिलाती आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, हर मुश्किल का हल है सुझाती, जीने की एक राह दिखाती, अंधियारे में राह दिखाती आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। दूरदर्शन छत्तीसगढ़ के विशेष कार्यक्रम आपकी बातें में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज इस महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं, साइबर सुरक्षा। हम अपने दर्शकों को यह जानकारी देना चाहेंगे कि वर्ष 2025 में साइबर सुरक्षा की जो थीम है उसका नाम है साइबर जागृत भारत। इस महत्वपूर्ण विषय में चर्चा करने के लिए तथा हमारे दर्शकों को जागरूक करने के लिए हमारे स्टूडियो में बतौर अतिथि मौजूद है रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह जी। सर, आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद जी सर, हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। जिस रफ्तार से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है देश में, उसी रफ्तार से सर तमाम चुनौतियां सामने आ रही है। उसमें से एक बड़ी चुनौती है साइबर फ्रॉड। रायपुर में भी साइबर फ्रॉड के कई मामले देखे गए हैं। वर्तमान में किस किस प्रकार के साइबर फ्रॉड देखे जा रहे हैं, विशेषकर रायपुर में? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आज के दिन के लिए एक महत्वपूर्ण जो विषय है उसको आप लेकर के आज के इस कार्यक्रम आयोजित किए। आज अगर देखा जाए तो सबसे बहुत आवश्यकता है कि साइबर अपराध है उसके प्रति लोगों को जागरूक होना और अन्य लोगों को जागरूक किया जाना। तो इसको आज कार्यक्रम के माध्यम से आप तक चर्चा का मौका मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक किस किस प्रकार के साइबर फ्रॉड होते हैं उन सभी चीज़ों को अगर बात किया जाए तो रायपुर के परिदृश्य में बात करूँगा मैं, जिस पर कि हम लोग प्रतिदिन जो हम लोग पास में रिपोर्ट आती है उसको देखते हुए तो सबसे ज़्यादा अगर रिपोर्ट अगर देते हैं तो साइबर के शेयर ट्रेडिंग को लेकर के बातें आती है और उसके साथ साथ की म्यूचुअल फंड जैसे में ट्रेडिंग की बात आती है। तो वैसे अपराध की संख्या बहुत ज़्यादा है। इस अपराध में क्या होता है कि एक व्हाट्सएप के माध्यम से या टेलीग्राम के माध्यम से एक फर्जी ग्रुप बनाया जाता है और उस ग्रुप में जो उनके खुद के लोग ही रहते हैं और ये बताया जाता है कि जिस किसी को भी अगर शेयर ट्रेडिंग करना है तो उस ग्रुप से टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ें। और उस ग्रुप में जुड़ने के बाद में फर्जी तरीके से लोगों को बताया जाता है कि इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग में उसको कितना गुना मुनाफा हो रहा है और वैसे ही जैसे लोगों को प्रतिदिन उसमें ग्रोथ दिखाकर उसको लालच दिया जाता है और जब लगता है कि शुरुआत के दिनों में उसको कुछ पैसे भी दिए जाते हैं उसको मुनाफा कमाने के हिसाब से, जब लगता है कि हाँ उसको धीरे धीरे उसके कंट्रोल में आ गया तो उसके फिर पैसे को उसको बोलते हैं कि आप अपने इस शेयर में पैसे बढ़ाएं, आपको और ज़्यादा मुनाफा मिलेगा करके। और जैसे बढ़ाते जाते अब जब एक लिमिट के बाद में उसको देखते हैं कि पैसे निकालना चाहता है उसका जो प्रार्थी है, तो पैसे जब निकालना चाहता है तब तक वो कई लाख रुपए उसमें जमा कर चुका होता है। तो जब निकालने की बात आती है तो उसी दौरान उसको उस ग्रुप से एग्जिट कर दिया जाता है या फिर उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। और जिस टाइम पर ऐसा किया जाता है तब तक उसके पास में उसके कोई एविडेंस नहीं रहते कि वास्तव में वो जो टेलीग्राम है या फिर व्हाट्सएप ग्रुप है वो कहाँ से संचालित हो रहा है करके। और जब उसको पैसे नहीं मिल पाते और अपना उसको लगातार प्रयास करता है, कोई कांटेक्ट नहीं होता जी, तब फिर आकर के पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज की जाती है और पुलिस उसमें फिर आगे की कार्रवाई करते हुए रिकवरी का प्रयास करती है। तब तक काफ़ी देर हो चुका रहता है, रिकवरी की काफ़ी दिक्कतें होती है। तो एक तरीका एक ये है। दूसरा तरीका ये है कि इसी में ख़ास करके सीनियर सिटीजन्स को या जिसको महिलाओं को एक डिजिटल अरेस्ट का बताया जाता है। और डिजिटल अरेस्ट की जब बात की जाती है तो उनको कहीं ना कहीं इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की बात की जाती है, जिसमें पुलिस की बात हो, सीबीआई की बात हो, ईडी की बात हो या फिर दूसरे एजेंसी की बात हो। और उनको बताया जाता है कि आपने किसी पर्टिकुलर अकाउंट पर कोई इन्वेस्ट किया है या आपने किसी दूसरे काम के लिए अपने अकाउंट को उपयोग किया है और इस प्रकार से हम लोगों को शिकायतें मिली है और उस शिकायत के आधार पर उनको गिरफ्तार किया जा सकता है करके
और उसी आधार पर उनसे बहुत कुछ उनको अरेस्ट वारंट भेजा जाता है व्हाट्सएप के माध्यम से। कोई एक वर्चुअल टाइप का जो होता है जिसमें पुलिस के अधिकारी बैठे होते हैं, उन सब चीज़ों को वीडियो कॉल के माध्यम से दिखाया जाता है कि ये, और साथ ही साथ उसको बताया जाता है कि अगर आप इसमें हम लोगों की बातें नहीं मानेंगे तो हमारी टीम आपके नज़दीक में खड़ी हुई है और जैसे ही हो गया आपको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो इस प्रकार के उनको गिरफ्तारी के भय दिखा करके लंबे टाइम तक उसको अपने कंट्रोल में रखते हैं और फाइनली ये होता है कि आप अगर आगे इससे आपको बचना है तो जा कर के आप हमको इतना रुपया पैसे जमा कीजिए, तब आप इस पर से बच पाएंगे करके। शुरुआती के दौर पर जो आदमी रहता है जो डिजिटल अरेस्ट के डर भय में रहता है, वो अपने पारिवारिक लोगों को भी नहीं बताता, पुलिस को भी नहीं बताता, और जा कर के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जब कंप्लीट हो जाते हैं और उसको डर भय उसका ख़त्म हो जाता है कि अब नहीं करके, तब जानने का प्रयास किया जाता है, तो उसके द्वारा फिर बताया जाता है, फिर उसके बाद में पुलिस के पास में रिपोर्ट दर्ज करानी आती है। ऐसे केसेस में भी लोगों से हम अपील करते हैं कि कोई भी कानूनी प्रक्रिया में डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई बात नहीं होती। अगर कोई भी एजेंसी किसी को गिरफ्तार करना है तो वो समक्ष में आएगा या समक्ष में आपको बुलाएगा, समक्ष में लेके जाएगा, तब उसमें गिरफ्तारी कार्रवाई की जाती है। अगर किसी प्रकार का किसी के पास में अरेस्ट वारंट जैसी कोई बात हो, अगर ऐसे कोई पत्र हैं, तो उस अरेस्ट वारंट को भी व्हाट्सएप के माध्यम से या टेलीग्राम के माध्यम से या फिर सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भेजकर एग्जीक्यूट नहीं की जा सकती, उसकी तामीली नहीं की जा सकती। जब तक कि आपके पास कोई स्वतः नहीं आएगा तब तक किसी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। तो ये डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई बात नहीं होती। अगर कोई इस झांसे में लेने का प्रयास करे, डिजिटल अरेस्ट में लेने का प्रयास करे, तो आप बताइए कि हाँ कि आप नियरेस्ट जो पुलिस स्टेशन पर है उस पर मैं पहुंच जाता हूं या पहुंच जाती हूं, आप वहां पर मुझे मिलिए और आपको जिस केस में मुझसे पूछताछ किया जाना है उस केस में आप पूछताछ कर सकते हैं या फिर जो भी आगे कार्रवाई किया जाना है कार्रवाई करें करके। तो डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई बातें नहीं होती। आजकल उसका डर दिखा करके आपको अगर कोई किसी को बोलने का प्रयास करे तो पूर्ण रूप से वो झूठ और निराधार होता है। एक और रहता है कि ऑनलाइन बोलते हैं कि आप एक ग्रुप बनाइए, उसको कुछ टास्क दिया जाता है, टास्क देने के बाद बोलते हैं कि ठीक है, उसके टास्क के अगेंस्ट में कुछ कमाई दे दिया जाता है कि हाँ कि आप लगातार उसमें आप पैसा कमाना शुरू कर दें, आपको पैसे मिल जाने पर डे के हिसाब से 500-1000 रुपये दिया जाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जब देखने लगते हैं कि उसका इंटरेस्ट डेवलप हो गया तो उसके बाद में फिर लोग क्या करते हैं कि बोलते हैं ठीक है, आपके इतने दिन के कमाई के अगेंस्ट में आपके इतना पैसा आप इकट्ठा कर लिए हैं, पर हम चाहते हैं कि इसको आप किसी में इन्वेस्ट कीजिए या बड़े टास्क में लगाने के लिए आप कीजिए ताकि आपको बड़े अर्न होगा। तो उसमें भी कराने का प्रयास करते हैं और फाइनली जब देखते हैं कि वो अगला वाला आदमी इंटरेस्ट लेने लगा है, पैसे ज़्यादा जमा करें, तो फिर वैसे ही जैसे टेलीग्राम से उसको रिमूव कर लेना, अपने ग्रुप से रिमूव कर लेना, तो वो अलग एक तरीका होता है जिस पर ये हो गया। आज के दिनों में एक और जो हो गया कि किसी भी व्यक्ति के खास करके जो बैंक अकाउंट हो गया या आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, इनमें या फिर मोबाइल नंबर हो गया, तो इसको KYC किए जाना अनिवार्य होता है। तो KYC किए जाने के लिए लोग उस पर लगातार कॉल करेंगे, कॉल करने के बाद में उसको एक OTP जानने का प्रयास करेंगे या पिन जानने का प्रयास करेंगे, और जैसे ही किसी के द्वारा OTP या पिन उसको बता दिया जाता है तो कहीं ना कहीं उसका मोबाइल हैक हो जाता है। और उस मोबाइल हैक होने के कारण से आजकल ज़्यादातर लोगों के बैंक से रिलेटेड जो जानकारियां हैं या फिर अन्य जानकारियां, आधार से संबंधित जानकारियां, उसके बैंक बहुत सारी डिटेल जानकारियां मोबाइल पे रहती है और उस आधार पर उसके बैंक की डिटेल जानकारी मोबाइल से लेकर के उसके पूरे अकाउंट को खाली कर दिया जाता है, उसमें से विड्रॉल कर लिया जाता है। तो एक KYC जानने के लिए कोई भी जो अथॉरिटी है, चाहे बैंक हो या फिर कोई मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर हो या दूसरा माध्यम हो, तो ऑनलाइन कोई KYC किए जाने का कोई ऐसा कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है। तो किसी को अगर KYC कराना है या करना है तो संबंधित नज़दीकी चाहे बैंक हो या कोई दूसरे मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर हो, तो वहाँ से जाकर के कराया जाना चाहिए। किसी को मोबाइल के माध्यम से उसको KYC पूछने जाने पर कोई OTP अगर पूछता है
तो कदापि ना बताएं। आप अगर OTP बताते हैं तो आपके सिर्फ उस जानकारी की डिटेल जानकारी के अतिरिक्त आपको बैंक के जो अकाउंट है आपका कमाई किया पैसा है वो खाली हो सकता है, तो कभी वैसा नहीं ऐसी बताया स्थिति जाए। जब भी निर्मित हो सर तो फिजिकली वेरीफाई करने का एक बार प्रयास कर लेना चाहिए जो भी हाँ यूजर बिल्कुल। है उसको। मैं अब जैसे अब ट्रेडिंग की बात आई, जी तो ट्रेडिंग की बात आई तो हमारा ये मानना है कि जो RBI से रजिस्टर्ड ट्रेडिंग जो प्लेटफॉर्म्स है जी। उससे आप जाएं, उसके माध्यम से जाएं। लोग जो कोई जानकार व्यक्ति हो बिल्कुल, तो उस जानकार व्यक्ति के माध्यम से जाएं। तो हो सकता है शुरू में आपको लगे कि अगर कम उसका अपना शेयर का ग्रोथ हो सकता है करके, पर उसको कोई नहीं, अगर जो सही जानकारी है और सही जानकारी पर सही जगह पर लगेगा। अभी तो इस टाइप के अगर बिल्कुल अनजान है, टेलीग्राम का एक ग्रुप है, व्हाट्सएप का एक ग्रुप है, उसमें आपके पैसे लगाने की बात की जा रही है और आप उस पर विश्वास करके पैसे लगा रहे हैं, तो आगे जा कर के वो ठगी का शिकार ही होना है। जी। तो उस पर समझना पड़ेगा किसी भी शेयर ट्रेडिंग में जाने के पहले। सर साइबर फ्रॉड में एक मेट्रो फिनोमिना और देखा गया है कि डीप फेक AI फोटोज़ वीडियोज़ जनरेट कर दिए जाते हैं। मतलब किसी भी व्यक्ति की सोशल मीडिया से कोई फ़ोटो वीडियो निकाले और उसका एक अश्लील तस्वीर जनरेट करके उससे लोगों पे ब्लैकमेलिंग, ऐसे केसेस क्या रायपुर में देखने को मिले? हाँ, ऐसे कई रिपोर्टेड भी हुआ है। और एक बड़ा सा भी एक एग्जांपल एक केस है, जैसे IIIT में एक केस हुआ था जी। उसमें एक जो आरोपी जो वहाँ के स्टूडेंट था उसके द्वारा वहीं के कुछ लोगों के एक बनाए गए थे वो। तो इसमें इस टाइप के लोगों से सतर्क रहने की ज़रूरत है। और जब इस प्रकार की चीज़ें अगर किसी का आए तो मेरा मानना है कि सबसे पहले अपने परिवार के सदस्यों को बताएं। जी। परिवार के सदस्यों को विश्वास में लें और उनसे शेयर करें। और जब भी पता चले तत्काल पुलिस के पास में शेयर करना चाहिए। पुलिस उस पर इन्वेस्टिगेट करेगी और जितना जल्दी पुलिस को अगर सूचना मिलेगी उतनी जल्दी उसमें गिरफ्तारी होगी, तो आगे स्प्रेड होने से बचेगा और आगे किसी प्रकार की अनहोनी नहीं होगी, इससे बचा जा सकता है। तो आजकल AI का ज़माना है। AI के ज़माने में बहुत सारे चांसेस है, बहुत ऐसे अवसर आ सकते हैं जिसमें जो उसका फेस है उसको मॉर्फ करके किसी के साथ में उसको एडिटेड वीडियो बनाया जा सकता है, एडिटेड फ़ोटो बनाया जा सकता है। तो जिस टाइम भी जिसके नॉलेज मिला है कि उसकी इस प्रकार के फ़ोटो या वीडियो बना है या फिर वायरल किए जा रहे हैं तो तत्काल बताएं। पुलिस ऐसे जो साइट्स हैं उसको बंद कराने का भी काम करती है। पुलिस पीड़ित के पक्ष में हमेशा साथ रहती है और उसका साथ देगी। पर इसमें एक ज़रूर, और मैं फिर रिपीट करूँगा उस बात को, कि अगर ऐसा कुछ किसी के साथ में होता है तो सबसे पहले अपने परिवार के चर्चा करें, परिवार के लोगों को विश्वास में लें। तो दर्शकों, यहाँ पर हम लेंगे छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद यह चर्चा जारी रहेगी और इस विषय पर और चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक धरोहर, पुरातत्व, कला और संस्कृति का आपसे परिचय कराता है हमारा कार्यक्रम हमर चिन्हारी। इसमें हम मुखातिब होते हैं ऐतिहासिक धरोहर, पुरातत्व, कला और संस्कृति के क्षेत्र में विशेष कार्य करने वाली शख्सियतों से। तो देखना ना भूलें कार्यक्रम हमर चिन्हारी, माह के प्रत्येक शनिवार को शाम 6 बजे दूरदर्शन छत्तीसगढ़ में। देखो जानो संगवारी सुखर हमर चिन्हारी, देखो जानो संगवारी सुखर हमर चिन्हारी। दर्शकों, ब्रेक के बाद आप सभी का पुनः स्वागत है। हम चर्चा जारी रखते हैं। सर, जैसे आपने तरह तरह के साइबर फ्रॉड के बारे में बताया, एक म्यूल अकाउंट का भी केसेस लगातार देखे जा रहे हैं। क्या है ये म्यूल अकाउंट के केसेस और कैसे साइबर अपराध को अंजाम दिया जाता है? किसी भी प्रकार का कोई जो फाइनेंशियल फ्रॉड होता है तो उस फाइनेंशियल फ्रॉड अगर किसी के खाते से पैसा जाता है तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, किसी न किसी खाते पर जमा होगा। जी। सामान्य तौर पर ये ऑनलाइन ही जमा होता है। तो इसको कोई जो आपराधिक गिरोह है ऐसा करने के लिए या ऐसा काम करने के पहले एक बड़ा सा अपना नेटवर्क बनाता है जिसमें उसके पास में कई सैकड़ों हज़ारों बैंक अकाउंट हो, उसका ATM कार्ड हो, उसको संचालित करने के लिए एक मोबाइल नंबर हो। जी। तो ये एक बनाने के लिए एक खाता तलाशता है और वैसे खाते जिन पर इस प्रकार के फाइनेंशियल फ्रॉड के पैसे जाते हैं जो उनके द्वारा नहीं उपयोग किए जा रहे हों और
जो उसके खाता धारक है उसके द्वारा उपयोग न करके किसी आपराधिक गिरोह द्वारा उपयोग किया जा रहा है। तो ऐसे खाते को म्यूल अकाउंट के रूप में हम लोग जानते हैं। तो जब ऐसा कोई गिरोह काम करता है तो खाते खुलवाने के लिए आसपास के जो खास करके कम इनकम ग्रुप वाले जो ग्रुप हैं उनको तलाश करने का प्रयास करता है जी। और उनको एक लालच देता है कि आप अगर अपने अकाउंट खोलने के लिए हमको संबंधित दस्तावेज दे देंगे तो हम आपके नाम पर अकाउंट खोलेंगे और उस अकाउंट को हम लोग उपयोग करेंगे। इसके अगेंस्ट में आपको मंथली या फिर एट ए टाइम उसको लमसम अमाउंट दे देगा जो हज़ारों रुपए में होता है जी। और उसके उस पर खाता खोल करके सेम टाइम एक फ्रेश मोबाइल नंबर लेकर के उसका उपयोग तीसरे चौथे जगह बैठ करके उसको किया जाता है। जी। तो लोगों को ये लगता है कि मेरा कुछ नहीं जा रहा है और मेरा तो सिर्फ घर बैठे बैठे मेरे पास पैसे आ जा रहे हैं, मैं सिर्फ उस पर बैंक अकाउंट खोलने या फिर एक मोबाइल सिम खरीदने के लिए उसको कुछ दस्तावेज दे दिया हूँ और उस आधार पर मुझे अगर मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं करके। पर उसमें और बताना चाहूँगा मैं कि ये अकाउंट अगर किसी प्रकार के अपराध में उपयोग होते हैं तो न सिर्फ जो गिरोह है वो उसका आरोपी बनता है बल्कि जिसके नाम पर ये खाता खोले रहते हैं, बैंक अकाउंट खोला रहता है, सिम जो है उसके नाम पर एक्टिवेट होते हैं, तो वह भी इसमें उतना ही दोषी होगा और उसमें आरोपी बनता है। और पिछले हम लोगों के द्वारा जनवरी में, मार्च में, अक्टूबर में करके लगभग 200 से ज़्यादा म्यूल अकाउंट के जो अकाउंट होल्डर्स हैं जिनके नाम पर वो खाते पाए गए हैं तो उन लोगों को गिरफ्तार किया गया और लंबे समय से वो लोग इन्हीं अपराधों में जेल के अंदर हैं। तो इसमें फिर एक लोगों से अपील करना चाहूँगा कि अगर कोई आपसे कोई सिम कार्ड इशू कराने के लिए या फिर बैंक खाता खुलवाने के लिए कोई दस्तावेज मांगता है और आपको किसी प्रकार के रुपए का प्रलोभन देता है तो इसको कभी भी प्रलोभित होकर के ऐसे में ना आए। आपका बैंक का खाता और वो सिम किसी अगर अपराध में उपयोग होता है तो वो खाता धारक और फिर उसमें जो दस्तावेज उपलब्ध कराया गया है वो भी इसमें सह आरोपी बनता है और वो लंबे समय तक के लिए जेल जा सकता है। तो थोड़े से लालच में आकर के किसी को अपना बैंक खाता या सिम को न बेचें, उससे सतर्क रहें। सर, आपने चर्चा के दौरान बार बार लालच और प्रलोभन का जिक्र किया कि शेयर ट्रेडिंग में हाई प्रॉफिट के लिए कैसे लोग इस जाल में फंस जाते हैं या सिर्फ घर बैठे पैसा कमाने के लिए बैंक अकाउंट खुलवा लेते हैं, बाद में वो किसी बड़े गिरोह के जाल में फंस जाते हैं। अगर साइकोलॉजिकल दृष्टिकोण से देखें सर, तो क्या लालच एक बड़ी वजह है? मतलब जागरूकता का भाव तो एक है ही, लेकिन लालच या शॉर्ट टर्म गेन की वजह से ही अपराध निरंतर बढ़ रहे हैं? ये लगभग मुझे लगता है कि 90% से ज़्यादा लोग जो अगर इसमें डिजिटल अरेस्ट वाला पार्ट छोड़ दें जिसमें डर के कारण से होता है, बाकी जितने भी साइबर फ्रॉड होते हैं उसका बड़ा सा कारण लालच होता है। लोगों को लगता है कि हाँ कि मैं उससे ज़्यादा जानकार हूँ और अगर सिंपल से भाषा में बोले तो मैं तो हमेशा ये बोला करता हूँ कि जो ठगी का शिकार होते हैं वो होशियार लोग नहीं होते, डेढ़ होशियार लोग होते हैं। मतलब ये कि उनको जानकारी कम रहती है तो भी अपने आप को शो करते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी है और मैं बहुत अच्छे से शेयर ट्रेडिंग का काम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के उपयोग से बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। किसी भी कई बार ये होता है कि गूगल में कहीं सर्च करके कॉल सेंटर्स के नंबर ले लिए जाते हैं, पर वास्तविक तौर पर वो नंबर वास्तविक नंबर नहीं रहते। कई बार गूगल के माध्यम से उसके वेबसाइट के नंबर वो मेल आईडी ले लिए जाते हैं, पर वास्तविक तौर पर वो नहीं होते हैं। तो कई बार अनजान में अपने आप को दिखाने के उद्देश्य से भी इनका सहारा लेते हैं जबकि वास्तविक नंबर नहीं रहते। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आरबीआई से रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही किसी जानकार के सलाह के उस पर से शेयर ट्रेडिंग जैसे या फिर कोई महत्वपूर्ण जानकारी अगर किसी को लेना हो तो ऑथेंटिक सोर्स से उसकी जानकारी लें। कोई हमेशा गूगल से प्राप्त इन चीज़ों की जानकारी सही नहीं होती, ये पाया गया है। तो उन सब चीज़ों से बचना चाहिए। लोभ लालच से हमेशा दूर रहें। कभी भी जो शासकीय नियम या प्रावधान है उसके तहत ही आप पैसे अर्न करने का प्रयास करें। अगर शॉर्टकट अपनाने का प्रयास किया जाता है तो कहीं ना कहीं आगे जा कर के आपको किसी लेवल पर ठगी का शिकार होना पड़ेगा। तो हमेशा आप सतर्क रहें इस मामले से और सही सोर्स से ही उसको आगे बढ़े उस पर। सर,
तमाम सतर्कता और सावधानियां बरतने के बावजूद भी अगर कोई ठगी का शिकार हो जाता है जाने अनजाने में, ठगी के शिकार होने के बाद तत्काल उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? मतलब एक सवाल होता है कि दोस्तों को बताऊं, रिश्तेदारों को बताऊं, बैंक वालों के पास जाऊं, पुलिस के पास जाऊं, बताऊंगा तो समाज में फजीहत होगी, लोग क्या सोचेंगे, अरे इसके साथ ठगी हो गई। क्या ऐसी मानसिकता भी है, और अगर है तो इससे बाहर निकल के सावधानी कैसे रखी जा सकती है सर? जैसे बताया कि आज के दिन में साइबर ठगी के जो बताया उसके अतिरिक्त बहुत सारे सोर्स हैं, जैसे कि कई बार आपको पता भी नहीं चलेगा जी कि आप ठगी का शिकार हो गए, जिसमें आप जो पीड़ित होता है उसको कब ठगी का शिकार हो गया पता नहीं चला कि एपीके जो फाइल होती है, एपीके फाइल के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के मोबाइल को हैक किया जा सकता है उसके माध्यम से ओटीपी भेजा जा सकता है, उसके माध्यम से जानकारी भेजा जा सकता है जो कभी अनजाने में भी उसको किसी के द्वारा ओपन की जा सकती है। तो ठगी के कई अलग माध्यम होते हैं। तो इसमें कभी आदमी ये ना सोचे कि मैं ठगी का शिकार हो गया तो सिर्फ मैं ही दोषी हूँ या मेरा मजाक उड़ाया जाएगा। आज का आधुनिक युग है। आधुनिक युग में संचार एक बड़ा सा माध्यम होता है। उस संचार के माध्यम को उपयोग करने के लिए बहुत सारे फाइल हैं जिसको हम लोग डे टू डे बेसिस पर ओपन करते हैं, और कई ऐसे फाइल होंगे जिसमें स्पाईवेयर, मालवेयर और फिर एपीके के अंदर में कुछ वायरस होंगे जिसके माध्यम से मोबाइल हैक किया जा सकता है। तो कोई भी ठगी का शिकार हो सकता है, तो अपने को दोषी न माने जब भी कोई शिकार होता है। तो ऐसे स्थिति पर तत्काल 1930 जो टोल फ्री नंबर है, इस नंबर पर तत्काल खबर करें। जिस टाइम भी आप को लगा कि हाँ कि ठगी का शिकार हो गए, 1930 पर रजिस्टर कराएं अपने पूरा डिटेल। उससे ये होगा कि जैसे ही 1930 पर रजिस्ट्रेशन होता है तो वो ट्रेस करना शुरू कर देते हैं हमारे कि ये जो पैसा जो इसमें से ठगी का शिकार हुआ वो किस प्लेटफॉर्म पर कौन से लेयर में जा कर के अभी है, और अगर टाइमली रिपोर्टिंग हो गई है तो जो पैसा है वो कई बार होल्ड हो जाता है और रिकवर किया जा सकता है। साथ ही साथ उसको ऑनलाइन अपनी शिकायत, डिटेल शिकायत दर्ज कराने का भी प्लेटफॉर्म है, तो ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें। थर्ड ये है कि तत्काल आप जैसे ये होता है तो आप जिस भी बैंक का है तो उसमें बैंक के टोल फ्री नंबर है उसका आप अपने पास में रजिस्टर हर किसी को रखना चाहिए। मुझे लगता है कि उन नंबर पर रखना चाहिए, और आप तत्काल उस अकाउंट में जो बचे हुए पैसे हैं उसकी चिंता करते हुए उसको बैंक को खबर करें कि हाँ उनके बैंक जो अकाउंट है उसको उनके आधार पर होल्ड करके रखें। और उसके बाद में फिर पुलिस है, पुलिस के पास में जा कर के डिटेल रिपोर्ट दर्ज कराएं। पुलिस उसमें एफआईआर दर्ज करेगी, उसमें रिपोर्ट दर्ज करेगी, और आगे का इन्वेस्टिगेशन करते हुए जो पैसे रिकवर या फिर रिटर्न करने का प्रयास करेंगे। तो दर्शकों, हम स्क्रीन में भी टोल फ्री नंबर 1930 शेयर करते ताकि हमारे दर्शकों तक पहुँचे। सर, एक अंतिम सवाल, क्योंकि समय कम है हमारे पास। एक नई जनरेशन है जिसको जेनजी कहा जाता है, और वो एक सोशल मीडिया रियलिटी में जी रही है। उनके नाम अगर आप कोई संदेश देना चाहें, क्योंकि ये जनरेशन भी ठगी की शिकार हो गई है। टेक सेवी बनने के नाम पे टेक्नोलॉजी का यूज़ तो कर रही है, लेकिन खुद उनका दुरुपयोग हो जा रहा है उस चक्कर में। तो जेनजी को आप क्या कोई सलाह देना चाहेंगे? जेनजी को यही है कि सबको टेक्नो फ्रेंडली होना चाहिए, ये सही है। सबको अपने अधिकार है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी बात को रखा जाना चाहिए। पर फिर भी एक बार एक ऐसा आता है कि जहां आपको लगता है कि साइबर सिक्योरिटी वाला पार्ट एक है, तो हमेशा जब भी अगर आप उपयोग करें तो साइबर सिक्योरिटी वाला पार्ट कहीं ना कहीं मन में एक जगह हो, और आप कहीं उसको हमेशा ध्यान में रखें कि कहीं आपके पर्सनल चीज़ें कंप्रो ना हो पाए उसमें, और पर्सनल चीज़ों कहीं दुरुपयोग ना हो पाए। इस बात का ज़रूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो पोस्ट आप जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी जगह पर स्टोर हो रहा है और किसी भी व्यक्ति के द्वारा उसको उपयोग किया जा सकता है। तो जब किसी व्यक्ति के द्वारा उपयोग किया जा सकता है तो किसी के द्वारा दुरुपयोग भी किया जा सकता है। तो साइबर सिक्योरिटी का आप ज़रूर ध्यान रखें, और उसके हिसाब से आगे उसको आप कोई भी चीज़ें हों उसको शेयर करें। और साथ ही साथ मेरा ये है कि वर्चुअल दुनिया भी है, एक्चुअल दुनिया भी है, तो वर्चुअल दुनिया तक ही सीमित न रखें, आप एक्चुअल दुनिया में भी रहें। आपके यार दोस्त हैं, आपका पूरा परिवार है, उसके साथ भी समय बिताएं, ज़्यादा समय दें।
जब भी आप स्क्रीन से आप काम कर रहे हैं या तो स्क्रीन टाइम जो है आपका, स्क्रीन टाइम को ध्यान रखें, दिमाग में एक रहे, सिर्फ उसी पर ध्यान ना रहे, समाज और फिर परिवार के सदस्यों पर आप ध्यान रखिए और हमेशा उनसे बातें करते रहिए तो आपको मिलेगा। संक्षिप्त में कहे तो रियल लाइफ के साथ रियल लाइफ बिल्कुल बिल्कुल, ये लाइन, यही लाइन बिल्कुल सही है कि रियल लाइफ ही लाइफ नहीं होती, रियल लाइफ भी लाइफ होती है। तो रियल लाइफ में भी अपना समय दें, सिर्फ रियल लाइफ तक सीमित ना रहें। जी, तो दर्शकों, आज की हमारी सार्थक चर्चा थी रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह सर के साथ। सर ने हमारे दर्शकों को बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दी कि साइबर सुरक्षा के लिहाज से आम जनता को, बुजुर्गों को, यंग जनरेशन को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्षणिक लाभ, प्रलोभन या टेक सेवी बनने के नाम पर आपको किसी भी तरीके से किसी भी साइबर फ्रॉड का पार्ट नहीं बन जाना है। आपको विवेक से काम लेना है, फिजिकल वेरिफिकेशन पे विश्वास रखना है, रियल लाइफ से निकलकर रियल लाइफ पे काम करना है। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बुलाया मुझे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, अगली बार फिर हम मिलेंगे किसी महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मेरी अपनी सबकी है ये, मेरी अपनी सबकी है ये, आज ही नहीं कल की है ये, अपने हक अधिकार दिलाती आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें।